बिहार एक ऐसा राज्य जिसके बिना भारत की कहानी सुनाई ही नहीं जा सकती है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे मेहनतकश में से है। पूरा देश बिहार के खून पसीने से बना है। बुद्ध की धरती, सम्राट अशोक की गद्दी और आजादी की लड़ाई का केंद्र। भारत को बनाने में किसी राज्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो वो बिहार है। और बिहार के समोसे से भी ज्यादा गर्म है यहाँ की राजनीति, वो भी आज से नहीं हमेशा से। जेपी से लेके कर्पूरी ठाकुर तक, लालू से लेके नीतीश तक, राम मंदिर से लेके मंडल के कमंडल तक, चौरी चौरा से लेके इमरजेंसी तक, राजेंद्र प्रसाद से लेके वीपी सिंह तक, जनता दल से लेके जनसुराज तक, राबड़ी से लेके तेज प्रताप तक, पूर्वांचल से लेके सीमांचल तक, बीजेपी वाले नीतीश कुमार से आरजेडी वाले नीतीश कुमार तक, मांझी से लेके पासवान तक, धरती से लेके आसमान तक, सबके बारे में बताएंगे क्योंकि ये बिहार है बबुआ। तो ये है फुल स्टोरी ऑफ बिहार पॉलिटिक्स पार्ट 1। अब बिहार में सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है वो इस बात से समझो। चिरान जो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गंगा के नॉर्दर्न तट पर है, वहाँ नियोलिथिक यानी 10,000 बीसी के टाइम के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं। और बिहार के मगध, मिथिला और अंगा के बारे में हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। अब हमारी कहानी शुरू होती है मिथिला किंगडम से, जो सीता माता के पिता राजा जनक का साम्राज्य था। जिसके बाद आए मगध महाजनपदा, जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र यानी आज का पटना। फिर आए शिशुंगा, फिर नंदा। अब नंदास को हराया गया चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्यन एम्पायर बनाया, जो भारत के इतिहास में सबसे महान साम्राज्यों में से एक थे। मौर्य एम्पायर के मेजर रूलर्स रहे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और फिर सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के शासन में बुद्धिज्म को बहुत बढ़ावा मिला और उन्होंने बिहार के इन्फ्लुएंस को पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैलाया। और साथ ही बुद्धिज्म भी इन्हीं के कार्यकाल में पूरी दुनिया में फैला। सम्राट अशोक ने कई स्तूपास बनवाए, जैसे सारनाथ, लौरिया और वैशाली में। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी बनवाया। फिर आई शुंगा डायनेस्टी, जिन्होंने दोबारा हिंदुइज्म को प्रमोट किया। फिर कन्वा और कुशन के बाद आया भारत का सबसे समृद्ध और पावरफुल एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। फिर लेटर गुप्तास और फिर पाला और सेना डायनेस्टीज के बाद बिहार पर राज हुआ दिल्ली सल्तनत का। और इसी दिल्ली सल्तनत के बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला जैसी ज्ञान के स्थलों को खाक में मिला दिया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरीज कई कई दिनों तक जली थी। अब इसकी वजह से बिहार में बुद्धिज्म कोलैप्स कर गया और जो बुद्धिस्ट मंक्स बचे थे वो नेपाल, तिब्बत और भूटान अपने बचे कुचे ज्ञान के साथ माइग्रेट कर गए। अब दिल्ली सल्तनत के बाद बिहार पर राज हुआ शेर शाह सूरी का, जो पैदा यहीं बिहार के सासाराम में हुए थे और बनाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड यानी आज की जीटी रोड। और शेर शाह सूरी के बाद मुगल वापस आ गए और बिहार को बंगाल के साथ एडमिनिस्टर किया जाने लगा और पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रख दिया गया। और फाइनली मुगल्स के जाने के बाद बिहार पर शासन हुआ नवाब ऑफ बंगाल का। इस सब के बाद होती है भारत के इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट जंग, जिसने भारत को अंग्रेजों के अधीन कर दिया, बैटल ऑफ बक्सर। ये जंग लड़ी गई 22 और 23 अक्टूबर 1974 को। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बनारस के महाराज, बंगाल के नवाब और मुगल। ये जंग बिहार के बक्सर में लड़ी गई, जो यहीं गंगा तट के किनारे पटना से बस 130 किलोमीटर की दूरी पर है। और अंग्रेजों से दुगनी से भी बड़ी आर्मी होने के बावजूद अंग्रेज जीत गए, जिसके बाद बिहार का कंट्रोल इफेक्टिवली अंग्रेजों के हाथों में आ गया। अंग्रेजों ने भारत को लूटा, ये बात सब जानते हैं, लेकिन बिहार में इस लूट ने सारी हदें पार कर दी। क्योंकि बिहार की मिट्टी उपजाऊ थी, यहाँ के किसानों से जबरदस्ती इंडिगो यानी नील उगवाया गया, जिससे यहाँ के किसान गरीब
और गरीब होते चले गए। इस जमाने में बिहार की कोई अलग पहचान भी नहीं थी। वो 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसके बाद बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और इस नए प्रोविंस की राजधानी बनी पटना। पटना में आज भी कई कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये गोलघर जो करीब 100 फीट ऊंचा है। ये एक ग्रीनरी यानी अनाज रखने के जगह के तौर पर बनाई गई थी। बाकी ऐसी ही कुछ बिल्डिंग्स है पटना सेक्रेटेरिएट और पटना हाई कोर्ट। अब आजादी की लड़ाई में बिहार का बहुत बड़ा रोल रहा। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह यहीं बिहार के चंपारण में किया था। अब आजादी के पहले ही बिहार की राजनीति शुरू हो गई थी। 1937 के इंडियन प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में बिहार की तरफ से 2 मेन धड़े बन चुके थे और इसमें भी कास्ट पॉलिटिक्स थी। एक तरफ भूमियार्स जिसे लीड कर रहे थे कृष्णा सिन्हा और दूसरी तरफ राजपूत्स जिसे लीड कर रहे थे अनुगढ़ नारायण सिन्हा। और इसमें अनुग्रह ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, जिसकी वजह से कृष्णा सिन्हा बने स्टेट के पहले हेड और फाइनली आजादी मिली। साथ ही हुआ पार्टीशन और पूरे देश की तरह बिहार में भी धार्मिक हिंसा भड़क गई और इसी खूनी खेल के बाद हमारे आजाद देश में बिहार की कहानी शुरू होती है। अब आजादी के बाद भारत की राजनीति बाकी देश की तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी और श्री कृष्णा सिन्हा बने बिहार के पहले मुख्यमंत्री और अनुराग सिन्हा बने डेप्यूटी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर बिहार के लिए। लेकिन एक और बहुत गर्व की बात थी, इसी मिट्टी से निकले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। इस सरकार का काम बना जमींदारी सिस्टम को हटाना, जिसके लिए लाया गया बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट और इस कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए ही देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया। इस कानून के तहत जमींदारों की बड़ी बड़ी जमीनों को स्टेट ने अपने अंडर ले लिया और बांट दिया। इस चीज से बचने के लिए कई जमींदारों ने अपनी जमीनें रिश्तेदारों और घर वालों में बांट भी दी। अब ये सब तो एक तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको बिहार की बदहाली के लिए किसी एक कानून पर दोष मंडना हो तो वो कानून भी इसी सरकार में आया था। ये कानून था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो तब की केंद्र की नेहरू सरकार लाई थी। अब ये कानून था क्या? इस कानून के तहत आप फैक्ट्री भारत में कहीं भी लगाओ, रॉ मटेरियल आप तक एक समान रेट पर पहुंचेगा। जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री यूपी में है और कोयला बिहार से आना है और उसका भाड़ा 100 रुपए हुआ। अब अगर आपकी फैक्ट्री तमिलनाडु में है तब भी 100 रुपए ही भाड़ा देना है। अब इसे मार्केट किया गया कि इससे पूरे देश में एक समान डेवलपमेंट होगी। लेकिन इससे हुआ क्या? देश भर की सारी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई या तो समुद्र तट के किनारे जहां माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान था, या फिर बड़े शहरों के पास जहां मार्केट था। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को हुआ, क्योंकि बिहार के पास रिसोर्सेज जैसे कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, बॉक्साइट जैसे रॉ मटेरियल्स तो थे, लेकिन जब इसे ढोने का भाड़ा सरकार दे रही है तो फैक्ट्री रॉ मटेरियल के पास क्यों लगाए? इसीलिए बिहार में एक लंबे समय तक फैक्ट्रियां आई ही नहीं और महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में बहुत फायदा हुआ। यह कानून 1993 तक लागू था। सोच के देखो, बिहार के संसाधनों का फायदा देश की आजादी के बाद भी बिहार को मिला ही नहीं। अब भले ही बिहार के चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह से डोमिनेट कर चुकी थी, लेकिन ऑपोजिशन के बीज डल चुके थे। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और विचारधारा से सोशलिस्ट थे और दोनों ही पार्टी छोड़ चुके थे। 1950 में लोहिया को अरेस्ट भी किया गया था। प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन को लेकर कोई बवाल हुआ था उसके लिए। खैर, लोहिया और उनके सपोर्टर्स एक दूसरी पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में जा मिले और लोहिया उसके प्रेसिडेंट भी बन गए। लेकिन जब ये पार्टी भी कांग्रेस का सपोर्ट करने लगी तो लोहिया ने प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन कर दिया और फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई और खुद उसके प्रेसिडेंट भी बन गए। तो यानी बिहार में पहली सरकार के बाद मेन पार्टी जो रह गई थी वो थी कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी लोहिया, सीपीआई और साउथ बिहार के लिए एक अलग स्टेट डिमांड करने वाली आदिवासी महासभा, जो बाद में चल के झारखंड पार्टी बनी। अब 1955 में देश भर में नए स्टेट बनाए जा रहे थे और एक नए स्टेट की डिमांड बिहार के अंदर से भी उठ रही थी। साउथ बिहार जो मिनरल से भरा हुआ था और उसकी 1/4 से ज्यादा आबादी ट्राइबल थी। अब यहीं से इस एरिया को बिहार से एक अलग राज्य के तौर पर बनाने की आवाज उठने लगी। इस मामले में वीडियो में आगे और समझेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि झारखंड को बिहार से अलग करने वाली डिमांड इस बार तो पूरी नहीं की गई, क्योंकि कमेटी का कहना था कि साउथ बिहार की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, ना ही भाषा और ना ही अलग कल्चर है। सिर्फ ट्राइबल एरिया के नाम पर अलग राज्य नहीं बना सकते हैं और इसी वजह से ग्रेटर बिहार बना रहा। इस दौर में बिहार को डेवलप करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाए गए, जैसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जिसका कुछ हिस्सा बिहार में भी पड़ता था। बोकारो में स्टील प्लांट लगाने की प्लानिंग भी की गई। लेकिन वही प्रॉब्लम जो आपको पहले बताई, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से इस सब का फायदा बिहार को तो नहीं मिला।
अब देखते देखते आ जाते हैं 1957 के बिहार विधानसभा के चुनाव। इस चुनाव में फिर से कांग्रेस भारी बहुमत से जीतती है, लेकिन साथ ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और झारखंड पार्टी दोनों को 31 सीट्स आती है, यानी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी था। अब सीएम वही कृष्णा सिन्हा रहे, लेकिन 1961 में उनकी डेथ हो गई और उनके बाद विनोदानंद झा को सीएम बनाया गया। अब फास्ट फॉरवर्ड आ जाते हैं 1962 के इलेक्शंस पर। इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने अपना वही परफॉर्मेंस रिपीट करते हुए सरकार बनाई और वही विनोदानंद झा सीएम कंटिन्यू रहे। पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स के बाद 1 साल के बाद ही केबी सहाय को सीएम बना दिया गया। अब बाकी पार्टीज को समझ में आ गया था कि कांग्रेस के डोमिनेशन को चैलेंज करने के लिए उन सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसीलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी एक हो गई और बनाई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और इस पार्टी ने 1967 आते आते कहर डालना शुरू कर दिया था। अब यहां से शुरू होती है वो कहानी जिसने हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के वर्चस्व को चैलेंज किया और देश में कोलेशन पॉलिटिक्स की शुरुआत की। तो महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। अब पटना के बीएन कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि तभी पुलिस ने फायरिंग कर दी और एक स्टूडेंट दीनानाथ पांडे की जान चली गई। और इस बात पर बिहार में राजनीतिक भूकंप आ गया। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर गए और कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग तक लगा दिया गया था। सीएम केबी सहाय इस प्रोटेस्ट को मैनेज तो नहीं कर पाए थे और महामाया प्रसाद सिन्हा इस वेव का फायदा उठाते हुए कांग्रेस छोड़ के चले गए और अपनी खुद की पार्टी जन क्रांति दल बना ली और स्टूडेंट्स के दर्द को समझते हुए कई बयान भी दिए। इसी सब के बीच हुए 1967 के चुनाव, जिसमें कांग्रेस के आए 128 सीट्स, जो कि मेजॉरिटी से कम थे। और ये मौका देखते हुए सारी ऑपोजिशन पार्टीज जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ आ गई और बनाई एक कोalition। नाम रखा संयुक्त विधायक दल। और पहले जो आपको महामाया प्रसाद सिन्हा के बारे में बताया था, उन्होंने सिटिंग सीएम तक को 7000 वोट से हरा दिया था और उन्हें ही बिहार की पहली नॉन कांग्रेसी सरकार का सीएम बना दिया गया। इस सरकार में काफी डाइवर्सिफाइड विचारधारा के लोग साथ आए थे। राइट विंग जनसंघ, लेफ्ट सीपीआई सीपीएम, सोशलिस्ट एसएसपी, यहाँ तक कि रॉयलिस्ट स्वतंत्रता पार्टी भी थी। इस सरकार को आजाद भारत का पहले कोलेशन एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा गया। लेकिन इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कोई अच्छी चीज नहीं है। कोई किसी बात पर अग्री ही नहीं करता है और सरकार सिर्फ 9 महीने में गिर गई। अब अगली सरकार किसकी बनी उसके पहले आपको 2 लोगों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। पहले सतीश प्रसाद सिंह। इनके फादर की गांव में 400 बीघा जमीन थी। अब सतीश को ज्ञान कला नाम की लड़की से कॉलेज में प्यार हो जाता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सतीश कुशवाहा जाति से आते थे और लड़की वैश्य कलवर जाति से। अब सतीश को पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट था, लेकिन ये जाति प्रथा से नफरत थी। तो सतीश ने शादी वाली बात घर पर बता दी, लेकिन समाज को ध्यान में रखते हुए सतीश को परिवार से निकाल दिया गया और उसकी जमीन को अलग कर दिया गया, जिसके बाद ही उसकी शादी हो पाई। अब सतीश के पास उतने पैसे तो थे नहीं, तो थोड़ी जमीन बेची और 1962 का इलेक्शन लड़ा, लेकिन हार गया। और फिर बाई इलेक्शन आया, वो लड़ने के लिए और थोड़ी जमीन बेची, लेकिन फिर हार गया। गांव वाले मजाक तक उड़ाने लग गए थे कि कैसा नालायक लड़का है। लेकिन फाइनली 1967 में अपनी बची कुची जमीन बेची और लोहिया वाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इलेक्शन लड़ा और जीत गया और एमएलए बन गया। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे कैरेक्टर बीपी मंडल पर। ये मधेपुरा से आते थे। अब इन्होंने भी अपने हॉस्टल के दिनों में देखा कि अपर कास्ट लड़कों को पहले खाना दिया जाता था। उनके पास बैठने के लिए बेंच होती, जहां दूसरी तरफ उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता। अब ये सब देखकर मंडल ने कुछ लड़के जुटाए और विरोध कर दिया, जिसके बाद हॉस्टल चलाने वालों ने सुधार किए, जिससे मंडल को पॉलिटिक्स का चस्का लग गया। अब यही बीपी मंडल आगे चलकर एमपी बन जाते हैं। जब ये 1967 वाली कोलिशन सरकार बनी तो बीपी मंडल को एमपी रहते हुए ही बिहार का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। अब आप प्रॉब्लम समझो, अगर आप एमएलए नहीं हो तो आप मंत्री तो बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको एमएलए बनना पड़ेगा या फिर एमएलसी भी बन सकते हो। तो यानी मंडल को लोकसभा से रिजाइन करके एमएलए बनना था। अब उस जमाने में फोन तो होता नहीं था और जैसा कि मैंने पहले बताया, लोहिया भी इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थे। लेकिन एक बात जो मैंने नहीं बताई वो ये कि लोहिया का मंडल से एक बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने मंडल के हेल्थ मिनिस्टर बनने का विरोध कर दिया, जिसकी वजह से मंडल एमएलए नहीं बन पाए और हाथ से हेल्थ मिनिस्ट्री भी चली गई। अब इस पूरे कारनामे को एंटी लोअर कास्ट के तौर पर देखा गया कि एक सो कॉल्ड नीची जाति का आदमी जब मंत्री बन रहा था तो उसे क्यों रोका गया। अब यहाँ मंडल और सतीश, जिसकी कहानी आपको पहले सुनाई, वो दोनों मिलते हैं। अब ये देखो, कांग्रेस की 128 सीट्स आई थी और वो ये ऊंची जाति वर्सेस नीची जाति वाली मारपीट
बाहर बैठकर देख रही थी। तो कांग्रेस सतीश को सीधा ऑफर दे देती है कि 25-30 एमएलए लेकर आओ और तुमको सीधा सीएम बना देंगे। तो बीपी मंडल, सतीश और भोला प्रसाद सिंह ने 25 एमएलए जुटाए और बना दी सुशोभित दल, यानी पिछड़ों को बढ़ावा देने वाली पार्टी। और इसी बात पर बिहार की पहली कोalition सरकार सिर्फ 9 महीने में गिर गई। अब ये शोषित दल अकेले तो सरकार बना नहीं सकता था, यानी सरकार बननी थी कांग्रेस के सपोर्ट से। तो एक फॉर्मूला निकाला गया कि इस दल से एक जन सीएम बनेगा और सीएम बनते ही वो बीपी मंडल को एमएलसी के तौर पर नॉमिनेट करेगा, जिसके बाद मंडल सीएम बनेंगे और आधे टेन्योर के बाद बचे हुए टेन्योर में किसी और को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन एक शर्त थी कि ये तीनों पिछड़ी जाति से आने चाहिए। तो इसमें पहले सतीश, फिर बीपी मंडल और फिर भोला प्रसाद सिंह सीएम बनेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ। तो सतीश को सीएम बना दिया गया और सीएम बनते ही बीपी मंडल को एमएलसी के लिए नॉमिनेट कर दिया गया ताकि वो अगले सीएम बन पाए। और सतीश ने सिर्फ 3 दिन बाद रिजाइन कर दिया और जाने अनजाने में बन गए बिहार के शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। साथ ही पहले पिछड़ी जाति से आने वाले सीएम भी वही बने। अब इसके अगले दिन बीपी मंडल ने सीएम पद की शपथ ले ली और इस नई सरकार का स्वागत हुआ दंगों के साथ। जहानाबाद, सिवान, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में दंगे भड़क गए और मंडल सरकार इसे हैंडल करने में इनकॉम्पिटेंट साबित हुई और कुछ टाइम बाद ही 17 एमएलए कांग्रेस से अलग हो गए और सिर्फ 50 दिन पुरानी सरकार गिर गई, जिसके बाद इन बागी एमएलएस के साथ नेगोशिएट करके भोला प्रसाद शास्त्री को सीएम बनाया गया। लेकिन ये सरकार भी सिर्फ 3 महीने बाद गिर गई, यानी कुछ ही महीनों के अंदर एक के बाद एक बिहार ने 4 सीएम देख लिए थे और साथ ही ये भी देख लिया कि कोalition की सरकार कितनी अनस्टेबल होती है। लेकिन बिहार की राजनीति में अनस्टेबिलिटी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि और बढ़ जाती है। सॉरी आपकी कहानी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वर्क प्रोसेस के बारे में थोड़ा आपको बताना था। हमारी एक टीम है जो इस टाइप के वीडियोस पर बहुत मेहनत से काम करती है। अब इस टीम में मेंबर्स ऐड करना हमेशा से डिफिकल्ट रहा है, लेकिन ओडू रिक्रूटमेंट ऐप ने इसे काफी हद तक आसान बना दिया है। ओडू में एक सेंट्रल डैशबोर्ड है जहां से सारे जॉब ओपनिंग्स, कैंडिडेट्स और इंटरव्यूज एक ही स्क्रीन पर मिल जाते हैं। एक बार में पूरे हायरिंग प्रोसेस का स्नैपशॉट मिलता है। फिर आता है मेरा फेवरेट पार्ट, विजुअल पाइपलाइन। कैंडिडेट्स कार्ड के फॉर्म में दिखते हैं, अप्लाइड, इंटरव्यू, हायर्ड। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो और तुम्हें पता रहेगा कौन किस स्टेज पर है। और सबसे सेटिस्फाइंग चीज, ऑटो डेटा एंट्री। किसी ने अप्लाई किया तो उसका रेज्यूमे, कवर लेटर, कॉन्टैक्ट सब ऑटोमेटिक फोल्डर में आ जाता है। कुछ भी मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है। और कैंडिडेट को अपडेट करना भूल ना जाओ, उसके लिए यहाँ ऑटो ईमेल सिस्टम भी है। थैंक्स फॉर अप्लाइंग, इंटरव्यू शेड्यूल्ड, सब ऑटोमेटिकली चला जाता है। स्क्रीनिंग के लिए बिल्ट इन टेस्ट्स और सर्वेज भी बना सकते हो और ऑनबोर्डिंग के लिए ऑफर लेटर और साइन अप फॉर्म्स भी सेंड कर सकते हो डायरेक्ट सिस्टम के थ्रू। एक क्लिक में कैंडिडेट को एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दो। सिंपल। ओडू रिक्रूटमेंट ऐप मेक्स हायरिंग स्ट्रेस फ्री और सुपर प्रोफेशनल। अब चलो हमारी कहानी पर वापस लौटते हैं। तो शास्त्री की सरकार गिरने के बाद बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और 1969 में नए इलेक्शंस करवाए गए। लेकिन इसमें तो और बवाल हो गया, किसी पार्टी को बहुमत आए ही नहीं और हंग असेंबली हो गई। तो हुआ क्या कि 1969 में सेंटर में कांग्रेस 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी और ये 2 पार्ट्स थे, कांग्रेस ओ और इंदिरा की कांग्रेस आर। अब बिहार में भी इसी साल यानी 1969 में ही चुनाव थे और ये दोनों कांग्रेस यानी कांग्रेस आर और ओ एक दूसरे के खिलाफ लड़ी और जब रिजल्ट्स आए तो देखा किसी की सरकार नहीं बन रही है। तो इन दोनों कांग्रेस ने वापस मिलकर सरकार बना दी। आखिर है तो कांग्रेस ही और हरिहर सिंह को सीएम बनाया गया। लेकिन ये सरकार तो सिर्फ 4 महीने में ही गिर गई क्योंकि इंदिरा की कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया। फिर से भोला पासवान शास्त्री सीएम बने, लेकिन ये सरकार तो और छोटी साबित हुई, मात्र 12 दिन में गिर गई और बिहार में फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अब इस प्रेसिडेंट रूल के बीच इंदिरा ने ट्राई किया कि ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं और दारोगा प्रसाद को सीएम बनाया, लेकिन साल भर से पहले फिर सरकार गिर गई। फिर कर्पूरी ठाकुर को बनाया गया, वो भी कुछ दिनों में गिर गई। फिर से भोला पासवान शास्त्री को बनाया, लेकिन वो भी गिर गई और फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। उफ, सोच के देखो क्या नाटक चल रहा था। मतलब इस दौर में इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी कि सीएम का नाम याद रखना भी बेवकूफी थी। और इस सब में बिहार का क्या हाल हो रहा होगा वो भी सोचो। ना स्टेबल सरकार, ना कोई पॉलिसी और ना ही कोई सिस्टम। और इसी दौर की वजह से बिहार में कुछ कॉन्सेप्ट्स एकदम कॉमन हो गए, जैसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, यानी अपने एमएलएस को किसी दूर के रिजॉर्ट में बंद करके रखा जाता था ताकि सामने वाली पार्टी लालच देके या धमका के चुरा ना ले। वैसे ही बूथ कैप्चरिंग, जिसमें पार्टियां लोकल गुंडे हायर करने लगी बूथ पर कब्जा करने के लिए, और ये काम बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाने लगा। क्रिमिनल्स की एंट्री भी इसी सब के कारण बिहार के पॉलिटिक्स में हुई, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि हम जब नेताओं को जितवा सकते हैं
तो क्यों ना खुद ही नेता बन जाए। अब 1972 में इंदिरा की कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ सेंटर और बिहार के इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर दिया और इंदिरा के लॉयल आदमी केदार पांडे को सीएम बनाया गया। लेकिन इंदिरा का कंट्रोल बिहार पर बना रहा और जब भी उन्हें लगता कि ये कंट्रोल चैलेंज किया जा रहा है वो सीएम बदल देती। जैसे केदार पांडे को 1 साल बाद ही हटा के अब्दुल गफूर को सीएम बनाया गया, जो बने बिहार के पहले मुस्लिम सीएम। अब इस पॉइंट पर एक बार रुक कर ये देखना जरूरी हो जाता है कि बिहार और भारत का क्या हाल है, क्योंकि इसकी वजह से आगे बहुत बवाल होने वाला है। 1966-67 में भयानक सूखा पड़ता है, देश भर में भुखमरी फैल जाती है और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी। लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा था और कास्ट बेस्ड मूवमेंट भी जोर पकड़ने लग गए थे। और बिहार में तो खास करके, क्योंकि बिहार में दलितों का शोषण बहुत अलग स्तर पे होता था। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कई एरियाज में ढोला प्रथा चलती थी। अब ये प्रथा क्या थी वो ध्यान से समझना। इसमें अपनी शादी के बाद अपनी पहली रात को दुल्हन को जबरदस्ती जमींदार के साथ सोना पड़ता था, तभी जाके उसे उसके पति के पास जाने दिया जाता था। आमतौर पर दलित महिलाओं को जमींदार कभी भी अब्यूज कर सकते थे। ये तो बस एक कुप्रथा हुई, ऐसी बहुत सी प्रथाएं बिहार भर में चल रही थी। अब आ जाओ देश की इकोनॉमिक स्थिति पर। 1971 में इकोनॉमिस्ट वीएम डांडेकर और नीलकंठ रथ की एक रिसर्च आई। टाइटल था पॉवर्टी इन इंडिया, डायमेंशंस एंड ट्रेंड्स, जिसमें लिखा था कि 40% गांव में रहने वाली आबादी और 50% शहरों में रहने वाली आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। यानी इन लोगों को ठीक से खाना तक नसीब नहीं था। सोच के देखो, आजादी के 20 साल से ज्यादा हो गए थे। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा कि देयर वर मोर इलिटरेट्स इन 1972 देन देयर वर इन 1947। अब इसी सब में आग में घी का काम कर दिया अरब इजरायली वॉर ने, जिसके बाद तेल के दाम सीधा डबल हो गए और ऑब्वियसली इंडिया में भी दाम डबल हो गए। अब इसी बीच सामने आए कई घोटाले, जैसे मारुति स्कैंडल, और साथ ही देश के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट को लेके भी प्रोटोकॉल तोड़ा गया था। इन सब ने मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाया जो कभी भी फट सकता था। जरूरत थी तो बस एक चिंगारी की। अब बिहार में इस दौर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए और एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम पड़ा CSS, छात्र संघर्ष समिति। और इसमें वो कैरेक्टर्स शामिल थे जिन्हें हम बिहार के नेताओं के रूप में जानते हैं। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी। उस समय लालू पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे और सुशील कुमार मोदी ABVP से यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। अब मार्च 18, 1974 ये छात्र संघर्ष समिति पटना में असेंबली तक मार्च कर रही थी कि तभी पुलिस के साथ झड़प हो गई और कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेज को आग लगा दिया गया और पूरे शहर में बवाल हो गया। ये सब देख स्टूडेंट समझ गए कि उन्हें एक जानकार और बड़े लीडर की बहुत जरूरत है। जिसके बाद CSS एक रेनाउंड फ्रीडम फाइटर JP यानी जयप्रकाश नारायण के पास चली गई। अब तब तक JP की उम्र 71 साल तो हो चुकी थी। वो पॉलिटिक्स से दूर रहते थे और नेहरू परिवार से उनके काफी अच्छे रिलेशंस भी थे, इतने अच्छे कि वो इंदिरा को इंदू बुलाते थे। लेकिन वो भी देश की कंडीशन से बहुत नाराज थे और उनके हिसाब से करप्शन पब्लिक एनिमी नंबर 1 था। तो JP ने इन बच्चों को लीड करने की हामी भर दी और उसके बाद JP ने इसे आजाद भारत के सबसे बड़े आंदोलन में बदल दिया। पटना के गांधी मैदान से JP ने ऐलान किया कि टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति होगी। लेकिन JP ने शर्त रखी, ये मूवमेंट नॉन वायलेंट होना चाहिए और दूसरा, ये बिहार तक तो सीमित नहीं रहना चाहिए। अब JP ने कहा, सारे स्टूडेंट्स 1 साल तक पढ़ाई छोड़ दो और सारे क्लासेस बॉयकॉट कर दो और अपना सारा समय लोगों की चेतना यानी कॉन्शियसनेस जगाने में लगाओ। इसके बाद पूरे बिहार में प्रशासन और पब्लिक के बीच क्लैशेस शुरू हो गए। JP को इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने मैन हैंडल तक किया और इसने आंदोलन को और भड़का दिया क्योंकि ये तस्वीरें न्यूज़पेपर में छप गई और लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। इसके 1 साल के अंदर ही देश के रेल मंत्री और बिहार से ही आने वाले ललित नारायण मिश्रा को बिहार में ही बम मारकर असैसिनेट कर दिया गया, जिससे चीजें और गर्मा गई। अब इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया जिसने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इलीगल करार कर दिया और JP का आंदोलन और तेज हो गया। उन्होंने इमीडिएट रेजिग्नेशन की डिमांड की और दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐलान कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ओबे मत करना। और इस सब का नतीजा निकला 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश भर में
इंटरनल इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के बाद देश भर में क्या हुआ वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो वो भी जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहरहाल इमरजेंसी लगते ही जेपी आंदोलन से जुड़े सारे नेताओं को जेल में भर दिया गया। जेपी खुद, लालू, नीतीश, सुशील मोदी, रामविलास पासवान सभी को महीनों तक जेल में रखा गया। कुछ ने पूरी इमरजेंसी जेल में ही काटी। बिहार में इमरजेंसी को ठीक से लागू करवाने की जिम्मेदारी मिली जगन्नाथ मिश्रा को, जिन्हें इस दौरान बिहार का सीएम बनाया गया। अब फाइनली 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और सब जेल से छूट भी गए। प्रेस भी फाइनली आजाद हो गया और ये सब होने के कुछ ही दिनों बाद से नई नई पार्टियां और लीडर्स सामने आने लगे, जैसे मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ, वाजपेयी और आडवाणी की लीडरशिप वाली भारतीय जनसंघ, चरण सिंह की भारतीय लोकदल, लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण की सोशलिस्ट पार्टी एटसेट्रा। अब ये सब अलग अलग लड़ती तो इंदिरा के खिलाफ बना इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाता। इसीलिए इन सब ने मिलकर बनाई जनता पार्टी। अब 1977 में इस जनता पार्टी ने बिहार के इलेक्शंस लड़े और क्लीन स्वीप कर गई। इस नई और मजबूत बहुमत का चेहरा बने जन नायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर। इन्हें सीएम बनाया गया और इनके हाथ में सरकार आते ही ये प्रो बैकवर्ड पॉलिसीज लाना शुरू कर देते हैं, जैसे ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब्स और इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल जगह दी गई। अब ये सरकार बनी ही थी कि एक बड़ा कांड हो गया जिसने पूरे सरकार को हिलाकर रख दिया। बिहार में एक बलेची गांव है, यहाँ एक अपर कास्ट गैंग ने 11 दलितों को मार डाला। अब जनता गवर्नमेंट इस क्राइसिस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती है और मौके की तलाश में बैठी इंदिरा गांधी ने इसे लपक लिया। इंदिरा खुद बलेची पहुंची और रोड नहीं होने की वजह से वहां पहुंचने के लिए उन्होंने हाथी तक का इस्तेमाल किया और दलितों को सांत्वना दी। अब जहां एक तरफ इंदिरा अपनी इमेज साफ कर रही थी, वहां दूसरी तरफ 1-1.5 साल के अंदर ही इस नई बनी जनता पार्टी में मारपीट भी शुरू हो गई। और ऐसा सिर्फ बिहार नहीं, केंद्र की जनता पार्टी के साथ भी हो रहा था। और फाइनली 1979 को कर्पूरी ठाकुर को सीएम पद से हटा दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को हटाने के पीछे मेन हाथ था जनसंघ का, यानी बीजेपी की पुरानी फॉर्म वाली पार्टी, जो ये बैकवर्ड पॉलिसी से परेशान थी। अब नया सीएम बनाया गया राम सुंदर दास को, और दास ने कर्पूरी ठाकुर के रिजर्वेशन वाली पॉलिसीज को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। अब 1980 में सेंटर में फिर से इंदिरा गांधी पावर में आ गई और आते ही उन्होंने पहला काम किया, अपने विरोधी दलों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। और इसमें नंबर बिहार का भी लग गया और 1980 में नए इलेक्शंस करवाए गए। और होना क्या था, इन इलेक्शंस में कांग्रेस आई ने क्लीन स्वीप कर दिया और वही इमरजेंसी के दौरान सीएम रहे जगन्नाथ मिश्रा को दोबारा बिहार का सीएम बना दिया गया। अब मिश्रा ने मुस्लिम्स को रिझाने के लिए पहला काम जो किया वो था उर्दू को स्टेट का एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना। उन्होंने ओबीसी वाले रिजर्वेशन को भी गायब कर दिया। लेकिन यहाँ से बिहार की राजनीति में कुछ खास खिलाड़ी आने वाले हैं। अब इस पॉइंट पर हमारी कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करने की जरूरत आ गई है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव। लालू यादव का जन्म हुआ 11 जुलाई 1948 को। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। फुलवरिया गांव में जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब ये एक यादव फैमिली में पैदा हुए जो गाय पालते थे। हम्बल बैकग्राउंड था और कॉलेज के लिए गए पटना यूनिवर्सिटी, जहां से इन्होंने बैचलर्स और लॉ की डिग्री ली और यहीं से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी घुस गए और बन गए पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट, जिसके बाद जेपी की लीडरशिप में आंदोलन का हिस्सा बने और मीसा कानून के अंडर इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। वैसे उनकी बेटी मीसा का भी नाम इसी कानून के ऊपर रखा गया है। अब जब 1977 में इमरजेंसी हटी और माहौल इंदिरा के खिलाफ था, तो वो इस माहौल में जनता पार्टी के टिकट से लोकसभा के चुनाव के लिए कूद जाते हैं। उस समय उनकी उम्र महज 29 साल की थी और वो ये इलेक्शन जीत गए। लेकिन जब 1980 के विधानसभा चुनाव हुए तो वापस बिहार आ गए और एमएलए का चुनाव लड़ा और कांग्रेस की ऐसी हवा होने के बावजूद उसे भी जीत गए और साबित कर दिया कि उनका उस समय वो लोकसभा जाना कोई तुक्का उक्का नहीं था। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर नीतीश कुमार पर। उन्होंने कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और जेपी के आंदोलन से जुड़े और वो भी उस मीसा कानून के अंडर इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे। अब नीतीश लालू की तरह तेज तर्रार ओरेटर तो नहीं थे, वो थोड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन लालू जब बोलते
तो भीड़ अपने आप जमा हो जाती थी। अब नीतीश को भी पोस्ट इमरजेंसी वेव का फायदा उठाना था, तो वो भी 1977 के विधानसभा चुनाव में उतर गए, वो भी जनता दल की टिकट से। लेकिन जनता दल की वेव होने के बावजूद वो ये इलेक्शन हार गए। अब वो 1980 में हुए बिहार चुनाव में फिर से उसी हरनौत सीट से लड़ते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि क्योंकि नीतीश कुर्मी जाति से आते थे, तो यादव और अपर कास्ट उन्हें कुर्मी जाति के तौर पर देखते और उनकी खुद की जात वाले उन्हें ये नहीं समझते कि वो अपने जात के लिए खड़े होंगे, और उन्हें ये डायनेमिक बदलने में कई साल लग गए। अब हमारी कहानी पर दोबारा लौटते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा का दौर करप्शन से भरा हुआ था। उन्हें राज करने का एक्सपीरियंस भी तो इमरजेंसी के दौर का था ना, तो वैसे ही काम वो इस टेन्योर में भी करने लगे। जैसे एक बिहार में प्रेस बिल लाया गया। अब इस कानून में एक तरह से ये लिखा था, किसी भी न्यूज रिपोर्ट को इनडिसेंट या अमर्यादित बोल के हटाया जा सकता है। मतलब समझ लो प्रेस को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला कानून था, और यहाँ तक कि इस कानून में जर्नलिस्ट को जेल तक हो सकती थी। अब इसे मार्केट ये बोल के किया गया कि इससे इररेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म पर रोक लग जाएगी, यानी कोई भी बिना कुछ सोचे समझे नहीं छापेगा। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश इस कानून के विरोध में उतर गया। एक दिन के लिए हिंदुस्तान का लगभग हर न्यूज़पेपर प्रोटेस्ट में बंद किया गया और इस कानून को इमरजेंसी से कंपेयर किया जाने लगा। और इतना विरोध देख मिश्रा सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ गया। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों थी? क्योंकि ऐसा आजाद भारत में पहली बार हुआ था कि कोई कानून प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गया हुआ है और उसके पहले ही उसे वापस ले लिया गया हो। मिश्रा सरकार की बहुत किरकिरी हुई, और इसी बीच मिश्रा ने सेंट्रल लीडरशिप से भी पंगा ले लिया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि सेंटर बिहार के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्योंकि उस समय बिहार में भारत के 40% मिनरल्स माइन हुए थे, लेकिन रॉयल्टी मिली सिर्फ 14%। अब यही सब के चक्कर में मिश्रा को हटा दिया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर सिंह इस सरकार के टेन्योर को कंप्लीट करते हैं। अब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद अगला चुनाव होना था 1985 में, जिसे देख रहे थे नए नए पीएम बने राजीव गांधी। अब उस समय राजीव इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि ये चुनाव कांग्रेस ने ऐतिहासिक मार्जिन से जीता। ऑलमोस्ट समझ लो आजादी के बाद पहले इलेक्शन वाली टैली। और बिहार का सीएम बनाया गया बिंदेश्वरी दुबे को, लेकिन कंट्रोल तो कांग्रेस के दिल्ली वाली लीडरशिप के पास ही था, इसलिए कुछ टाइम बाद ही उन्हें चेंज करके भागवत झा को सीएम बनाया गया। अब जहां एक तरफ कांग्रेस बिहार के सीएम बदल रही थी, वहां दूसरी तरफ बिहार की नई पीढ़ी के नेता उसकी बागडोर अपने हाथ में लेने की तैयारी कर चुके थे। तो चलिए उनका स्टेटस भी देख लेते हैं। 1980 में बीजेपी भारतीय जनसंघ से इवॉल्व होकर बन चुकी थी, और बिहार में इसके यंग लीडर बनकर उभरे सुशील मोदी। वहां दूसरी तरफ लालू भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, और नीतीश भी 1985 में अपना पहला इलेक्शन जीत चुके थे, वो भी उसी हरनौत सीट से जहां वो पिछली बार हारे थे, और इस बार वो इंडिपेंडेंट जीते। बाद में वो लोक दल की छत्रछाया में आ गए, वो अलग बात है। इस दौर में नीतीश बिहार के ऑपोजिशन के भी बहुत प्रोमिनेंट चेहरे बन गए थे, और उन्होंने अपने आप को एमएलए की भीड़ से अलग किया और स्टेट की कमिटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। वो राज्य के परफॉर्मेंस और फाइनेंसेस पर खास तौर पर बात करते। यहीं से उनकी सुशासन बाबू वाली छवि की भी शुरुआत होती है। उनकी इमेज एक स्टूडियस और फाइल ड्रिवन लेजिस्लेटर के तौर पर हुई। आज के नीतीश और तब के नीतीश में जमीन आसमान का अंतर था, और उन्हें इसी सब की वजह से युवा लोक दल का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। और जब सेंटर में वीपी सिंह ने जनता दल बनाई, तो नीतीश को पार्टी के बिहार विंग का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया, जिससे उनकी वीपी सिंह से भी नजदीकी बढ़ गई और कई बड़े नेताओं के कांटेक्ट में भी आ गए। और वहां दूसरी तरफ लालू यादव और ओबीसी में पॉपुलर होते जा रहे थे। उनके बोलने का अंदाज इतना अलग और मजेदार था कि उन्हें भीड़ जुटाने में कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। वो असेंबली में भी बहुत खुलकर बोलते। मगर ये सब कुछ कर्पूरी ठाकुर की लीडरशिप में हो रहा था, लेकिन सब बदलने वाला था। कर्पूरी ठाकुर की 17 फरवरी 1988 को डेथ हो गई, और पार्टी के लीडर की पोजीशन खाली हो गई। और इसे भरने सामने आते हैं यादवों के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, और ये पोजीशन हासिल करने में नीतीश कुमार का भी बहुत मदद रहता है। आगे देखते जाओ, क्योंकि लालू और नीतीश की जोड़ी एक दूसरे के बहुत काम आने वाली है। अब लालू के पास पार्टी की कमांड तो आ गई थी, लेकिन वो सीएम कैसे बने, वो जानने के लिए आपको एक बहुत भयानक कांड के बारे में जानना पड़ेगा। अब साल था 1989। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन गर्म हो रहा था, और देश भर से ईंटें अयोध्या भेजी जा रही थी। अब अगस्त में भागलपुर में एक मार्च निकाला गया। ये मार्च एक लोकली माने जाने वाली भगवान विषधारी माई के लिए था, जो हर साल होता था। लेकिन इस साल थोड़ी दंगों वाली सिचुएशन बन गई थी, लेकिन इसे तो कंट्रोल कर लिया गया था। अब ऐसा ही मार्च अक्टूबर में भी निकाला गया। ये था
राम मंदिर में ईंटें भिजवाने के लिए। अब पिछले मार्च को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन बहुत बड़ी मात्रा में था। अब ये मार्च एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ततरपुर होकर जा रहा था, जहाँ कुछ गलत नारे लगते हैं। अब मैं सारी बातें बता नहीं सकता, कुछ आपको सर्च भी करना पड़ेगा। और इस बात पर मार्च पर पत्थर चल जाते हैं, एक बम भी मारा जाता है। कोई मरा तो नहीं, लेकिन चिंगारी काफी थी और पूरे भागलपुर में रायट छिड़ जाते हैं। अब इस रायट में क्या क्या होता है वो आपको खुद सर्च करके पता करना पड़ेगा, लेकिन ये समझ लो कि हजारों जानें जाती हैं और हजारों लोग बेघर भी होते हैं। मामला कितना सीरियस था इस बात से समझो कि आर्मी और बीएसएफ तक को बुलाना पड़ गया था। कई मामलों में तो पुलिस ने भी दंगाइयों का साथ दिया था। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई कि मैं क्या बताऊं। एक गोभी के खेत को जब खोदा गया तो अंदर से क्या निकला ये भी आपको सर्च ही करना पड़ेगा। मेरा काम था आपको इंसिडेंट की गंभीरता समझाना। तो मुख्यमंत्री एसएन सिन्हा को रिजाइन करना पड़ा। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर से जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बना दिया और ये उम्मीद करने लगे कि मुसलमान माफ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुसलमान जो कांग्रेस के पुराने और लॉयल वोटर्स थे, उन्हें अब कांग्रेस से नफरत हो गई थी और कांग्रेस की जगह भरने आए लालू प्रसाद यादव और मुसलमानों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। यहीं से लालू की इमेज MY समीकरण से जुड़ी। M मतलब मुसलमान और Y मतलब यादव। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए और जनता दल ने बिहार साफ कर दिया और 32 सीट जीती। इसी सुनामी में सवार होकर नीतीश कुमार भी लोकसभा पहुंच गए। अब आते हैं बिहार के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन 1990 के चुनाव। 324 सीट्स पर चुनाव होना था। याद रहे झारखंड बिहार से अभी तक अलग नहीं हुआ है, इसीलिए इतनी सीट्स है। जनता दल की आई 122 सीट्स और कांग्रेस 2 नंबर पर आते हुए आई 71 सीट्स, बीजेपी की 39 सीट्स और बाकी अदर्स। यानी जनता दल की क्लियर मेजोरिटी तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि सरकार को लीड कर पाए। अब इस चुनाव के सिर्फ 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे और इस चुनाव में लालू छपरा से खड़े होकर लोकसभा चले गए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि लालू को अगर सीएम ही बनना था तो वो लोकसभा क्यों गए? इसका आंसर एक तो ये हो सकता है कि उस समय जनता दल में जिसको जो मन में आ रहा था वही कर रहा था। कोई भी एक दूसरे से खुश नहीं था और हर कोई इनसिक्योर था। कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं था, जिसे जो मन में आ रहा था वो कर रहा था। तो हो सकता है लालू भी अपनी मन की ही कर रहे हो कि अभी लोकसभा जाने को मिल रहा है, चल जाते हैं, बात का बाद में देखेंगे। खैर, हम तो बस एस्टिमेट कर सकते हैं। अब जैसे ही रिजल्ट आए, जनता दल में हंगामा शुरू हो गया और सारे रिश्ते नाते वादे कस्में भुला दिए गए और लालू को कुर्सी ऑटोमेटिकली तो नहीं जानी थी। और इसमें सबसे बड़ी अड़चन बने देश के प्रधानमंत्री VP सिंह, जो पहले तो लालू के सपोर्टर थे, लेकिन रिजल्ट के बाद उसूलों की बात करने लगे, ये बोल के कि तुम तो MLA भी नहीं हो तो कैसे सीएम बनोगे वगैरह। तो VP ने अपना आदमी चुना, राम सुंदर दास, और उसे सीएम बनने के लिए पटना भेज दिया। साथ ही अजित सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस को भी भेजा कि जाओ इसको ठीक से सीएम बनवा देना। और यहाँ कहानी में आते हैं देश के डेप्यूटी PM देवीलाल, और इनका सपोर्ट जीता लालू ने। तो VP के आदमियों को रोकने के लिए देवीलाल ने अपने 2 आदमी शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को पटना भेज दिया कि तुम दोनों जाओ, लालू को सीएम बनवा देना। और यहाँ खेला लालू ने अपना सबसे तगड़ा पासा। लालू चले गए चंद्रशेखर के पास, जो उस समय VP सिंह के सबसे बड़े राइवल थे। और जैसा कि होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, चंद्रशेखर ने अपना समर्थन लालू को दे दिया। वोटिंग हुई, लालू के आए 59 वोट्स, दास के 56 और झा के 14। इसका मतलब था कि झा के वोट काटने की वजह से लालू का रास्ता साफ हुआ था। अंदर खाने नीतीश और शरद यादव ने लालू के पक्ष में वोट गिरवाए थे, लेकिन अभी भी लालू सीएम बने नहीं थे। अजित सिंह, वही जिसे VP ने दूसरे आदमी को सीएम बनवाने के लिए भेजा था, वो वोटिंग के बाद भाग के बिहार के गवर्नर के पास चले गए और गवर्नर को बोला कि जब तक दिल्ली से अप्रूवल नहीं आता है, शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए। अब गवर्नर ने बात मान ली, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का ऑर्डर था। अब इस बात की खबर लालू को लग गई, तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और गवर्नर के पीछे भागे। गवर्नर एयरपोर्ट जा रहे थे दिल्ली जाने के लिए। अब इससे पहले कि लालू एयरपोर्ट पहुंचते, गवर्नर निकल गए। लालू गुस्से में वापस आए और सीधा देश के डेप्यूटी PM देवीलाल को फोन लगाकर सारा मामला बताया। देवीलाल ने दिल्ली में गवर्नर को फोन लगाया और बोला कि तुरंत वापस पटना जाओ और लालू को ओथ दिलवाओ। और फाइनली 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवा दी गई। वो बिहार के 25वें सीएम बने थे और पहले शपथ ग्रहण राजभवन के बाहर होने वाला था, लेकिन इसे शिफ्ट किया पटना के मैसिव गांधी मैदान में। उसी जगह 16 साल पहले लालू बैठकर आंदोलन कर रहे थे जेपी के साथ। अब ये कहानी को यही रोकते हैं। पार्ट 1 यही खत्म होता है।
ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर भर के करना। अब बात यह है कि पार्ट 2 कब आएगा। पार्ट 2 मैं जल्द ही निकालूंगा, उसे बनाने में थोड़ा और समय लगेगा। और अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया तो वो और जल्दी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है।